हाँ, तो कैसे हो आप सभी। तो देखिए, आज कक्षा 8 के लिए विज्ञान का हम पहला अध्याय शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे फसल के बारे में कि फसल क्या होती है। तो फसल होती है जब एक ही किस्म के पौधे बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, तो उसे हम फसल कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक ही किस्म के पौधे यदि बहुत बड़े पैमाने पर उगा रहे हैं हम, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फसल। जैसे देखिए, ये कोई हमारा खेत है और खेत के अंदर हमने एक ही पैमाने पर, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर बहुत सारे पेड़ उगा दिए, एक ही किस्म के। गेहूं के ले लो, बाजरे के ले लो, चने के ले लो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फसल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फसल बोलेंगे। एक ही, जैसे कि एक ही किस्म के पौधे बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, तो उसे हम फसल कहते हैं। जैसा कि मोबाइल में दिख रहा है कि ये कोई गेहूं की फसल है, और गेहूं की फसल में जितने पौधे देख रहे हैं, ये सभी किसके पौधे हैं? गेहूं के पौधे हैं। तो परिभाषा क्या कहती है? एक ही किस्म के पौधे जब बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। तो ये क्या है? गेहूं की फसल है, इस पर बहुत बड़े पैमाने पर गेहूं के क्या है? पौधे बोए रखे हैं, तो ये क्या हो जाएगी? गेहूं की फसल हो जाएगी। अब देखिए, ऋतु के आधार पर फसलों को दो प्रकार की होती है। ऋतु के आधार पर फसलें दो प्रकार की होती है। तो देखिए, फसलों को दो भागों में बांटा गया है। पहली है रबी की फसल और दूसरी है खरीफ की फसल। तो पहले हम देखेंगे रबी की फसल क्या होती है। कि यह फसल शीत ऋतु में बोई जाती है, अर्थात सर्दियों में यह बोई जाती है। इसकी खेती अक्टूबर से मार्च तक की जाती है, लगभग ये अक्टूबर में बोई जाती है, और मार्च अप्रैल में ये काट ली जाती है। देखिए, इसमें कौन कौन सी आ जाएंगी रबी के अंदर? तो गेहूं है, चना है, मटर है, सरसों है, अलसी है आदि। ये कैसी फसल है? ये रबी की फसल है, जो कि शीत ऋतु में बोई जाती है। और शीत ऋतु अर्थात अक्टूबर माह में बोई जाती है, और मार्च में ये क्या कर ली जाती है? काट ली जाती है। ऐसी आती है खरीफ की फसल है। यह फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है। तो अपन के पास जैसे ऋतु होती है, सर्दी, गर्मी, बरसात, तो ये जो फसल है खरीफ की फसल, ये हमारी क्या है? वर्षा ऋतु में बोई जाती है। और इसकी खेती जून से सितंबर माह तक की जाती है। मतलब जून के आसपास इसको बो देते हैं और सितंबर के आसपास इसको काट लेते हैं। जून मतलब गर्मी पड़ती है इसमें भयंकर की, और अर्थात वर्षा होती है इसमें। कहने का मतलब ये है कि बरसात के महीने में जो फसल बोई जाती है, वो कौन सी है? हमारी खरीफ की फसल है। अब खरीफ की फसल के अंदर कौन कौन सी फसलें बोई जाती है? तो वो देखिए, जैसे धान की फसल बोई जाती है, जिसको हम चावल बोलते हैं। तो चावल में क्या होता है? पानी पानी में होता है बिल्कुल है। ऐसी मक्का है, सोयाबीन है, मूंगफली है, कपास है आदि। ये ऐसी फसल है जो कि खरीफ की फसल है, और जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है। और देखिए, आगे दे रखा है कृषि पद्धतियां। तो फसल उगाने के लिए किसान को अलग अलग समय अवधि पर अलग अलग क्रियाकलाप करने पड़ते हैं, जैसे कृषि पद्धतियां कहते हैं। देखिए, कोई भी किसान यदि फसल उगाएगा तो उसको फसल उगाने के लिए किसान को अलग अलग समय अवधि पर, मतलब अलग अलग समय पर अलग अलग क्रियाकलाप करने पड़ते हैं, अलग अलग काम करने पड़ते हैं। कौन कौन से क्रियाकलाप करने पड़ते हैं, उनको हम आगे देखेंगे। उन्हें हम कृषि पद्धतियां कहते हैं, तो उनको हम आगे देखेंगे। तो देखिए, जब कोई किसान खेती करता है, तो उसको सबसे पहले कौन कौन से काम करने पड़ते हैं? तो सबसे पहला काम होता है, इसके निम्न चरण है। तो सबसे पहले किसान क्या करेगा? मिट्टी तैयार करेगा। जो उसकी खेत की जो मिट्टी है, उसको खेती के लिए तैयार करेगा। उसके बाद जैसे ही मिट्टी तैयार होती है, फिर वो क्या करेगा? उसमें बुवाई कर देगा। बुवाई करने के बाद क्या करेगा? वो खाद और उर्वरक उसमें देगा। खाद और उर्वरक दे दिए, उसके बाद क्या करेगा? वो सिंचाई करेगा। सिंचाई के बाद खरपतवार से उसकी सुरक्षा करेगा। उसके बाद कटाई करेगा, और उसके बाद क्या करेगा? भंडारण करेगा। तो सबसे पहले इनको हम अलग अलग देखते हैं कि सबसे पहले वो क्या करेगा? मिट्टी तैयार करेगा। मिट्टी को उलट पलट कर पोला करना जुताई कहलाता है। जो खेत में क्या होता है कि जब हल चलता है तो मिट्टी क्या होती है? उससे उलट पुलट हो जाती है, और उलट पुलट मिट्टी होने के कारण क्या होता है? वो क्या कहलाती है? हमारी जुताई कहलाती है। और जुताई के लाभ क्या होते हैं? तो देखिए, फसल की जड़ें गहराई तक जाती हैं। जो भी हम फसल लगाएंगे, उससे क्या हो? जुताई से जो मिट्टी है वो क्या हो जाएगी? पोली हो जाएगी। और मिट्टी यदि पोली हो जाएगी, तो उसकी जो फसल की जो जड़ें हैं, वो कहाँ तक जाएंगी? बिल्कुल एक गहराई तक जाएंगी उसमें, बिल्कुल अंदर तक चली जाएंगी। और देखिए, और क्या फायदे हैं इसके?
फसल की जड़ का सरलता से श्वसन होता है। अब अंदर से यदि मिट्टी पोली होगी तो जो फसल की जो जड़ है वो क्या है, सरलता से श्वसन क्रिया करेंगे अंदर, मतलब गैस लेंगी, गैस छोड़ेंगी, जो भी है। अब जुताई से, अगला है, जुताई से केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होती है। अब जुताई होगी तो उसमें जो केंचुए हैं, जिनको हम घड़ेऊ बोलते हैं, जो केंचुए हैं और सूक्ष्म जीव जो है, ये क्या होगा, इनकी संख्या में क्या होगी, वहां पर वृद्धि होगी, क्योंकि इनके लिए क्या है, रहने के लिए जगह चाहिए, और जगह चाहिएगी तो क्या होगा, इनके लिए क्या चाहिए, जगह चाहिए। इनके लिए केंचुआ है, सूक्ष्म जीव है, तो ये क्या करेंगे, जैसी जमीन पोली होगी तो इसके अंदर ये बहुत अधिक संख्या में रहेंगे। अगला है, जो मिट्टी को और अधिक पोला कर ह्यूमस बनाते हैं। ह्यूमस का एक पदार्थ होता है, एक प्रकार का एक पदार्थ होता है ह्यूमस, जो मिट्टी को और अधिक पोला कर ह्यूमस बनाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरकता बनी रहती है। अब देखिए, जुताई में निम्न औजारों का उपयोग किया जाता है। अब जो जुताई करेंगे हम, उसमें कौन कौन से औजारों का प्रयोग किया जाता है। अब मिट्टी तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे, जुताई करेंगे, और जुताई करने के लिए कौन कौन से औजार हैं वो काम में लिए जाते हैं, उनको हम देखेंगे। तो पहला है, देखेंगे पारंपरिक औजार, जो पुराने समय से चले आ रहे हैं, उन औजारों के बारे में देखेंगे पहले पहले। उसके बाद देखेंगे आधुनिक औजारों के बारे में। तो देखिए, जो पुराने समय से जो औजार चले आ रहे हैं, वो है, पहला हल है और एक है कुदाली। तो देखिए, हल और कुदाली क्या होते हैं, हम इनको चित्र के द्वारा देखेंगे। तो देखिए, जैसा कि चित्र में दिख रहा है, ये एक किसान है और ये इसके दो बैल हैं। अब ये जो किसान क्या कर रहा है, ये जो हल है, ये बीच में दिख रहा है, ये हल है। इसको हम क्या बोलते हैं, हल बोलते हैं। अब इस हल के द्वारा ये क्या कर रहा है, मिट्टी को उलट पुलट कर रहा है, अर्थात मिट्टी को पोली कर रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हल बोलते हैं। इसके बाद आता है, ये होती है कुदाली। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं कुदाली, जो कि छोटी मोटी खोदने के काम आती है, इसको हम कुदाली कहते हैं। अगला आता है आधुनिक में, जो अब के समय में चल रहा है, वो है कल्टीनेटर। तो कल्टीनेटर क्या होता है, तो देखिए, कल्टीनेटर होता है ये जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के ऊपर किसान बैठा है और किसान के पीछे ये जो लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं कल्टीनेटर। वैसे लोकल लैंग्वेज में इसको हल भी बोला जाता है, हर हर भी बोला जाता है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, कल्टीनेटर बोलते हैं। जो ये जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के पीछे ये जो लगा हुआ है, ये क्या है, कल्टीनेटर है। और इसका उपयोग क्या है, वर्तमान समय में, मतलब अब के जो समय में खेत की जुताई करने के लिए इस कल्टीनेटर का प्रयोग किया जाता है। अब इससे क्या होता है, समय की भी बचत होती है और काम भी आसानी से होता है और बढ़िया और होता है। अब जैसे ही खेत की जुताई हो गई, जुताई होने के बाद अब क्या करेंगे, खेत में बुवाई करेंगे। बुवाई बोलते हैं या बुवाई, कुछ भी बोल सकते हैं। अब बुवाई कैसे की जाती है, बीजों को भूमि में बीजों को भूमि में बोना बुवाई कहलाता है। जो भी हमने बीज लिए हैं, किसी के भी, गेहूं के, चावल के वगैरह के, जिसके भी बीज लिए उनको जमीन के अंदर भूमि में बोना ही बुवाई कहलाता है। बुवाई से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वच्छ बीजों का चयन किया जाता है। अब इसमें ये देखेंगे अच्छी गुणवत्ता वाले बीज क्या होते हैं। तो देखिए, जो भी हम बीज लेंगे, जैसे कि मान के चलो, ये कोई बर्तन है, इसके अंदर हमने क्या, बहुत सारे बीज ले लिए, ये बीज रखे हुए हैं। सुनिए, पहले क्या करेंगे, हम बर्तन लेंगे और बर्तन के अंदर भरेंगे पानी। क्या भर देंगे, पानी। अब पानी के अंदर डालेंगे क्या, बीज। इसके अंदर डाल दिया हमने बीज। अब कुछ बीज क्या होंगे कि इसके अंदर बैठ जाएंगे, और जो कुछ बीज ऐसे होंगे जो ऊपर आ जाएंगे। तो ऊपर जो बीज आए वो कैसे हैं? खराब है। कैसे हैं? खराब है। और नीचे जो बीज बैठे वो कैसे हैं? सही बीज है। अच्छे स्वस्थ और अच्छी गुणवत्ता वाले बीज कौन से? जो बीज नीचे बैठ जाते हैं और जो बीज ऊपर तैरने लग जाते हैं, इसका मतलब उनके अंदर क्या है, एयर है। उनके अंदर क्या भरी हुई है, एयर भरी हुई है, जिसके कारण क्या है, वो ऊपर आ गई। अर्थात वो जो बीज है वो कैसे हैं? खराब बीज है। तो ऐसे बीजों को हमको क्या है, बोने के लिए काम में नहीं लेना है। तो बीज कौन से लेने? जो अच्छी गुणवत्ता वाले बीज है, जो पानी में डालने पर नीचे बैठ जाते हैं, ऐसे ही बीजों को हमको लेना है। तो बुवाई से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वच्छ बीजों का चयन किया जाता है। आगे दे रखा है, देखिए कि बुवाई में निम्न औजारों का प्रयोग किया जाता है। तो बुवाई में कौन कौन से औजारों का प्रयोग किया जाता है, उनको देखेंगे। तो पहला है
पारंपरिक और आधुनिक। तो पारंपरिक का मतलब होता है पहले कौन-कौन से औज़ारों का प्रयोग किया जाता था और आज के समय में कौन-कौन से औज़ारों का प्रयोग किया जाता है, तो उनको देखेंगे हम। तो पहले के जो प्रयोग किया जाता था यह कीप के आकार का होता था। अब इसको समझेंगे ये क्या होता था। तो देखिए, जैसे कि ये किसान है और इसके ये जो बैल है, अब ये क्या है खेत को जोत रहा है। क्या कर रहा है ये? खेत को जोत रहा है। अब खेत को जोत रहा है तो ये जैसे अभी तो इसमें घास दे र दे दी र दी गई है, लेकिन मान के चलो इसमें घास नहीं होती, तो ये क्या करते, यहाँ से एक कीप लगा देते, इसमें ये हल में जो लग रही है, इसमें एक कीप लगा देते। अब क्या करते, इसमें बीजों को पटकते जाते थे और जैसे ये हल से खेत को जोतते जाते, उसमें बीज जाते-जाते नीचे और ये बीज ये क्या होते थे, ज़मीन के अंदर चले जाते थे। तो इसको बोलते हैं हम कीप के आकार का होता है। पारंपरिक तरीके से क्या करते थे, इस तरीके से करते हैं। लेकिन आज के समय में सील ड्रिल इसके द्वारा बीजों में समान दूरी व गहराई बनी रहती है। अब सीप ड्रिल क्या होती है, आज के समय में ये जो मशीन दे रखी है, ये मशीन आ गई। अब इस मशीन में क्या करते हैं कि ये जो ऊपर का जो खाना देख रहा है, इसमें क्या करते हैं जितने भी बीज हैं, उनको जो भी बीज इसके अंदर बोने हैं, उनको इसमें रख देते हैं। अब इसमें रखने से क्या होता है, जैसे ही जोतते जाते हैं, तो जो बीज हैं, वो इसमें छेद होते हैं छोटे-छोटे, उनसे निकल-निकल के और बिल्कुल ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। इसके अंदर बिल्कुल ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। इससे बीज जो है वो समान दूरी पे गहराई बनी रहती है। इनसे बीजों की दूरी भी समान रहती है। जैसे ये देखो, ये जा रही, एक लाइन ये जा रही, दूरी बिल्कुल समान है और गहराई भी क्या है, बिल्कुल है समान है। इसके बाद आता है खाद एवं उर्वरक। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, खाद एवं उर्वरक कहलाते हैं। अब ये कौन-कौन से होते हैं देखिए, खाद एवं उर्वरक। पहले देखेंगे खाद के बारे में, उसके बाद देखेंगे उर्वरक के बारे में। यह एक कार्बनिक पदार्थ है जो पौधे एवं जंतुओं के अपशिष्ट से बनते हैं। तो खाद कैसे बनता है? जैसे गाय का गोबर, भैंस का गोबर, बकरी की जो मेंगनी होती है, उनसे, पेड़-पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं, वो सड़ती है, गलती है बरसात के दिनों में या फिर सड़ाते हैं उनको। तो उससे जो बनता है, वो क्या बनता है? खाद बनता है हमारा। और एक अगला आता है उर्वरक। यह एक रासायनिक पदार्थ है जो कि फैक्ट्रियों में बनता है। उर्वरक जो होते हैं जितने भी आते हैं, वे कहाँ पर बनते हैं? वो सारे फैक्ट्रियों में बनते हैं। इसके अलावा खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में मिलता है। खाद से जो मिट्टी है उसके लिए ह्यूमस ह्यूमस जो है वो मतलब ह्यूमस प्रचुर मात्रा में मिलता है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। मतलब खाद में जो पादप को बढ़ाने वाले जो पोषक हैं, वो तुलनात्मक रूप से क्या होते हैं? कम होते हैं। उर्वरक में पादप पोषक प्रचुर मात्रा में होते हैं। उर्वरक जो होता है उसमें पादप पोषक प्रचुर मात्रा में होते हैं। पादप पोषक मतलब होता है ऐसे पोषक जो किसी भी पेड़ को या पौधे को तेजी से बढ़ाने के लिए आवश्यक होते हैं। तो खाद जैसे ही अपन किसी पेड़ पौधे को देंगे, तो उससे क्या है, वो धीरे धीरे बढ़ेगा। और उर्वरक जैसे ही उसमें डालेंगे तो वो क्या बहुत तेजी से प्रोग्रेस करेगा। जैसे कि यूरिया हो गया, अमोनिया सल्फेट, एनपीके आदि जो होते हैं, क्या होते हैं, ये सब उर्वरक होते हैं। लेकिन सलाह ये दी जाती है कि उर्वरक का प्रयोग कम से कम करें और खाद का प्रयोग अधिक मात्रा में करें, क्योंकि इसमें जीव जंतु जो है, इस जैसे अपन खाद डालेंगे किसी में तो सारे जो उसके जो लाभदायक जो जीवाणु होते हैं वो क्या है, खत्म हो जाते हैं। वो किससे? उर्वरक से। लेकिन खाद से क्या है, वो उसी में रहते हैं। अब देखिए आ गया खाद के लाभ। खाद से मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है। मतलब खाद से मिट्टी जो होती है उसकी जल धारण क्षमता बढ़ती है, जल को धारण करने की क्षमता। जैसे कोई मिट्टी है, जैसे कि ये मिट्टी है, अब यदि हम इसमें खाद डालेंगे, सॉरी, अब ये खाली मिट्टी है, यदि हम इसमें एक गिलास पानी डाल देते हैं, कितना पानी डाल दिया? एक गिलास पानी डाल दिया। अब ये ओवर हो गई, इससे ज़्यादा इसमें नहीं जा सकता। लेकिन जैसे ही हम इसमें खाद डाल देंगे, क्या डाल देंगे? खाद डाल देंगे। और अब यदि इसमें हम 2 गिलास पानी भी डालें, तो ये इसको क्या सोख लेगा। इसका मतलब खाद डालने से ये जो मिट्टी हुई, मिट्टी की उर्वरक क्षमता क्या हो गई? बढ़ गई। सॉरी, उर्वरक जल धारण क्षमता क्या हो गई इसकी? बढ़ गई। पहले क्या है, इसमें खाद नहीं डाला, तो ये इसमें 1 गिलास पानी
एडजॉस्ट किया, मतलब एक गिलास पानी अवशोषित किया। अब जैसे ही इसमें खाद डाला, खाद से क्या हो गई, ये पोली हो गई, और खाद डालने से क्या है, अब ये 2 गिलास पानी को भी सोख रही है। इसका मतलब इसकी जल धारण क्षमता क्या हो गई, बढ़ गई। अगला है, खाद से मित्र जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है। मित्र जो जीवाणु होते हैं हमारे, केंचुए वगैरह, सूक्ष्म, इनकी संख्या क्या होती है, बढ़ती है। मित्र जीवाणु मिट्टी का सेरंध्र, सेरंध्र का मतलब होता है छेद, तथा भुरभुरी, भुरभुरी बिल्कुल नरम करने में सहायक है, जिससे गैसों का विनिमय आसानी से होता है। विनियमन का मतलब होता है गैस आसानी से आ जा सकती है इसमें। मित्र जीवाणु मिट्टी का सेरंध्र तथा भुरभुरी करने में सहायक है। जीवाणु क्या करते हैं, मिट्टी को सेरंध्र मतलब छेदयुक्त बना देते हैं, और भुरभुरी, भुरभुरी का मतलब बिल्कुल है नरम कर देते हैं उसको, जिससे गैसों का विनिमय आसानी से होता है। गैसों का आना जाना ये क्या आसानी से हो जाता है। नोट दे रहा है, उर्वरक के अधिक उपयोग से किसानों को फसल की अच्छी उपज प्राप्त होती है, परंतु इसके अधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरकता में कमी आती है, और किसानों को क्या है, उर्वरक का जो उपयोग है वो कम करने की सलाह दी जाती है। अगला है फसल चक्रण। फसल चक्रण क्या होता है, एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाना फसल चक्रण कहलाता है। जैसे एक ऋतु में फलीदार चारा उगाना और दूसरी ऋतु में गेहूं उगाना। अगली आप करेंगे हम इसकी सिंचाई। तो देखिए, निश्चित अंतराल के बाद फसल को पानी देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई के स्रोत कौन कौन से हैं? जैसे कुआं हो गया, नलकूप है, ट्यूबवेल है, तालाब है, झील है, नहर है, नदी है, आदि के द्वारा हम क्या करते हैं, खेतों की सिंचाई करते हैं। सिंचाई की विधियाँ पारंपरिक विधि है, जैसे रहेट है, ढेकली है, मोट है, जिसको हम घिरनी बोलते हैं, चैन पंप है। ये क्या है, पहले के जो पारंपरिक स्रोत हैं किसके, सिंचाई के, पहले इनके द्वारा ही सिंचाई की जाती है। कौन कौन सी विधि है, रहेट है, ढेकली है, मोट है, घिरनी है, चैन पंप है, आदि। आज के समय में कैसे की जाती है, छिड़काव तंत्र के द्वारा या ड्रिप सिस्टम के द्वारा की जाती है। अब देखिए, ड्रिप सिस्टम क्या होता है, या और छिड़काव तंत्र क्या होता है। जैसे कि मान के चलो ये पेड़ है, ये पेड़ लगे हुए हैं, इस तरीके से पेड़ लगे हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से एक टंकी बना देंगे, और टंकी में से इसको, टंकी ऊंची है पेड़ों से, तो इसमें एक पाइप आएगा। अब पाइप आएगा तो इस तरीके से गया वो जमीन के अंदर। जैसे इस पेड़ के लिए पानी चाहिए तो यहाँ पे एक छोटा सा एक ड्रिप सिस्टम लगा देंगे, बूंद बूंद वाला। एक यहाँ लगा देंगे, एक यहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा दिया। अब इसको इसको पूरा पानी मिल जाएगा प्रॉपर, इसको प्रॉपर पानी मिल जाएगा, और ये जो पौधा है इसके लिए प्रॉपर पानी मिल जाएगा। ये होती है ड्रिप सिस्टम। ऐसे ही होता है छिड़काव तंत्र। अगली इधर रहेट है, ढेकली है, मोट है, ये क्या पुराने टाइम की है। इसके अलावा अगला देखेंगे हम, आगे देखेंगे खरपतवार। ये खरपतवार आखिर में क्या होता है। तो देखिए, फसल के साथ उगे हुए अवांछनीय पौधों को खरपतवार कहते हैं। फसल जैसे ही हम कोई फसल उगाते हैं, जैसे मान के चलो हमने गेहूं का पौधा हुआ, तो इतना बड़ा पौधा हो गया ये गेहूं का। जैसे ये गेहूं का पौधा हो गया, अब इसके साथ छोटे छोटे पौधे और उग जाते हैं। जैसे गेहूं के साथ बथुआ, गेहूं के साथ बथुआ उग जाता है, और छोटी मोटी घास उग जाती है। तो ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। जैसे कि गेहूं के लिए पानी देंगे तो बथुए में भी पानी लग जाएगा, गेहूं के लिए पौष्टिक तत्व देंगे तो बथुए में भी पौष्टिक तत्व लग जाएंगे। इसलिए तो कहते हैं गेहूं के साथ बथुए को पानी लगना। और इनको क्या कहते हैं, हम इन सभी को कहते हैं खरपतवार। तो खरपतवार क्या होता है, फसल के साथ उगे हुए अवांछनीय पौधों को खरपतवार कहते हैं। अब इनकी क्या की जाती है, निराई की जाती है। खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया निराई कहलाती है। निराई करने के निम्न तरीके हैं। तो निराई कैसे करते हैं, निराई का मतलब होता है कि जो पेड़ लगाया हमने, जैसे गेहूं का पेड़ है, तो गेहूं के पेड़ को छोड़ करके आसपास के जो भी चीज है, जैसे देखिए, जैसे गेहूं का पेड़ है, अब गेहूं के पेड़ को छोड़ दो, इसके आसपास जितने भी पेड़ पौधे उग रहे हैं इनको हटाना क्या कहलाता है, हमारा खर वो कहलाता है, निराई कहलाता है। तो निराई कैसे की जाती है, जुताई के द्वारा। हाथ से उखाड़ना, जुताई कर दो, या तो अब जुताई कैसे करेंगे, जैसे मान के चलो ये एक लाइन से गेहूं की फसल हो रही है, ये गेहूं के पेड़ लग रहे हैं, और इधर भी एक लाइन से गेहूं के पेड़ लग रहे हैं। तो ट्रैक्टर जाएगा, इसको
इधर से उखाड़ के ले जाएगा, इधर इधर से उखाड़ के लाएगा। इस तरीके से इनकी क्या हो जाती है, जुताई हो जाती है। क्या हो जाती है, जुताई। ऐसे ही हाथ से उखाड़ना, या तो उनको पकड़ पकड़ के हाथ से उखाड़ दो, या फिर रासायनिक उपचार। रासायनिक उपचार का मतलब है इनको खत्म करने के लिए दवाइयाँ भी आती हैं। खरपतवार नाशी छिड़काव द्वारा, जैसे 2 या 4D आती है, एक शीशी आती है इतनी बड़ी, उसको इतनी बड़ी एक शीशी आती है, 2 या 4D नाम से आती है। उसको क्या करेंगे हम, जैसे 1 बाल्टी पानी में आधी सी पट डाल देंगे और उसको छिड़काव कर दो। इससे क्या है, ये जो जितना भी खरपतवार है ये खत्म हो जाएगा, बाकी पेड़ पेड़ बचेगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, कटाई करते हैं। तो फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। जैसे फसल पक गई, अब उसको काट लो, तो वो क्या कहलाएगी, कटाई कहलाएगी। अब देखिए आगे देखेंगे हम इसमें, कटाई। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई की विधियां कौन कौन सी है, हाथ से काटना, दतारी से, दतारी रखे इस तरीके से दतारी आती है, इस तरीके से, जैसे अपना आंसला होता है, इस तरीके से दतारी आती है, इसमें ये दांते दांते से लगे रहते हैं। तो इसके द्वारा भी हम क्या करते हैं, ये यहाँ पकड़ने का होता है ये हैंडल, इससे यहाँ पकड़ लेते हैं, और ये इसमें दतारी होती है, ये इस तरीके, वो इससे भी यूं इस तरीके से गेहूं को काटते हैं। आगे हार्वेस्टर की से कटाई। तो हार्वेस्टर क्या होता है, इसको देखेंगे, 1 मिनट। हाँ तो देखिए, ये जो वीडियो में दिख रहा है ये है हार्वेस्टर। ये जो दिख रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ये क्या है, ये है हार्वेस्टर। इसको क्या करते हैं, जैसे ये खेत में फसल हो रही है, तो इसको ट्रैक्टर ये खींचता जाता है, और इसको क्या है, ये पूरी फसल को काटता जाता है। अब इन आदमियों को काटने के, इसमें देखिए कितने आदमी लगते हैं, अगर इसको आदमियों से कटवाते तो बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती। तो अब ये क्या करते हैं, इस मशीन के द्वारा पूरी फसल को काटते जाते हैं। इसमें आगे कांटे से दतारी लगी होती है छोटी छोटी, उनसे क्या पूरी फसल को काट देते हैं। ये होता है हार्वेस्टर। इसी को ये हार्वेस्टर कहते हैं, काटने की जो मशीन है यही है हार्वेस्टर। आगे हम इसमें देखेंगे कि काटी गई फसल से बीजों को भूसे से, भूसा का मतलब होता है तुरी जो निकलती है, तुरी से अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। थ्रेसिंग का मतलब जिसको थ्रेसर भी बोलते हैं गाँव में, थ्रेसर। यह कार्य कॉम्बाइन मशीन द्वारा किया जाता है, जो कि हार्वेस्टर तथा थ्रेशिंग का संयुक्त रूप है। तो ये जो अभी वीडियो में देखी थी, आगे इसमें विनोइंग। इस प्रक्रिया में किसान हाथ से फसल को फटक कर दाने अलग करता है, मतलब बीनता है। विनोइंग कहते हैं इसको। इस प्रक्रिया में किसान हाथ से फसल को फटक कर दाने अलग करता है। आगे देखेंगे हम इसमें भंडारण। तो भंडारण क्या है, देखिए, मतलब फसल को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसे नमी, कीट तथा चूहे आदि से बचाना आवश्यक होता है। यही भंडारण है। बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो या भंडार गृह में किया जाता है। साइलो का मतलब होता है एक तरीके से उनको इकट्ठा करना, साइलो या भंडार गृह में किया जाता है। इसके साथ ये चैप्टर समाप्त होता है।